हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ताज के बारे में। गुप्ता एम्पायर जो कि हमारी हिस्ट्री के लिए मौर्याज, गुप्ता, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारे बहुत हिटर टॉपिक हैं, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक हैं और इन सब के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ये है हमारी तमिलनाडु हिस्ट्री की जो बुक है, उसका चैप्टर नंबर 9। बिल्कुल आपको पहले के लेक्चर्स की तरह बिल्कुल बेसिक लेमेन साधारण भाषा में सब जानकारी आपको मिलेगी, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। और फिर भी आपके कुछ डाउट सुझाव हों तो आप मुझे कमेंट या डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, गुप्ता पीरियड से पहले और मौर्याज के बाद में, मतलब मौर्या पीरियड और उसके बाद में गुप्ता, इनके बीच में जो थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। देखिए, अगर हम मौर्याज की बात करें तो देखिए मौर्य साम्राज्य खत्म क्यों हुआ। तो देखिए मौर्य साम्राज्य खत्म होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि अशोका की जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद उनके जो वीक सक्सेसर थे, उनके जो बाकी राजा थे अशोक के बाद, वो बिल्कुल कमजोर थे, अपने इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और वो पतन की ओर चला गया। फिर क्या होने लगा कि धीरे धीरे वो साम्राज्य आके, मौर्यन साम्राज्य गंगटिक वैली का जो रीजन है वहां तक आके सिमट के रह गया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि मौर्याज के अंडर में उनके कमांडर थे पुष्यमित्र सुंगा। उन्होंने फिर उनको गंगटिक वैली से भी खत्म कर दिया और अपनी सुंगा डायनेस्टी का स्थापना उन्होंने कर दी। ठीक है। और देखिए यहाँ कलिंगा का जो एरिया पड़ता है, कलिंग ने भी अपने आप को, इन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर जो सातवाहना है, इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो ऐसे करते करते मौर्यन साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद में जैसे सुंगा आए, सातवाहना, शाका, कुशाना, और फिर इन सब के बाद में आया जैसे संगम एज की बात करें, चेरा, चोल्या, पांड्याज, ये सब। तो देखिए इनसे रिलेटेड दोनों, ये जो पोस्ट मौर्यन है और ये संगम जो एज है, इनसे रिलेटेड अराउंड 40 के आसपास क्वेश्चन या 50, जितने भी क्वेश्चन होंगे, मेरा टारगेट तो हमेशा यही रहता है कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में इन दोनों चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर नंबर 8 है और जो पोस्ट मौर्यन है जिसमें हमने अभी बात करी थी इसके बारे में, जैसे कि सुंगाज हैं, सातवाहना है, शाका है, ये चैप्टर नंबर 7 है। तो देखिए आपका कुछ भी नहीं छूटेगा और हम अराउंड 50 क्वेश्चन के आसपास लेके आएंगे और आपका आराम से सब कुछ ऐसे ही समझाऊंगा, लेकिन एक अच्छे तरीके से वहां भी आपको, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेट में जो कोई भी एग्जाम में कोई स्टेट या फिर यूपीएससी कभी पूछेगी तो इनसे बाहर मतलब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है गाइज। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की हमें जरूरत होती है जो हमारे बड़े साम्राज्य हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूं कि मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता ये एक बड़े साम्राज्य रहे हैं। ठीक है। मौर्याज के बाद में अगर बड़े साम्राज्य की बात करें तो वो गुप्ता थे। इनके बीच में जो साम्राज्य आए, बहुत सारे हिस्टोरियन तो इनके बीच का जो पीरियड है उसको डार्क एज भी कहते हैं, लेकिन वो डार्क एज नहीं था। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं था, कौन क्या आए थे, उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। आप ये मत सोचना कि 7th और 8th चैप्टर अगर हमने यहाँ पे कवर नहीं किया तो क्वेश्चन फॉर्मेट में आपका इस लेक्चर के बाद में अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल आपका सब कवर हो जाएगा। ठीक है गाइज। तो लीजिए अब हम बात करते हैं गुप्ताज के बारे में। देखिए गुप्ता एम्पायर की हम बात करें तो विशाखा दत्त का लिखा हुआ देवी चंद्र गुप्तम और एक मुद्राक्षम या मुद्रा राक्षस। देखिए साउथ इंडियन, ये तमिलनाडु बुक की बात करें तो ये जैसे साउथ इंडियन बुक है, तो यहाँ पे और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो थोड़ा सा एक्सेंट का, जैसे कि ये लोग टै में भी था लगा देते हैं। ठीक है। तो ऐसा एक्सेंट का कोई मतलब इतना नहीं है, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है गाइज। तो देखिए विशाखा दत्त ने लिखा देवी चंद्र गुप्तम और मुद्राक्षम। तो देखिए इससे क्या हुआ कि ये जो लिटरेरी वर्क हैं ये दोनों गुप्ता एम्पायर के बारे में बताते हैं कि गुप्ता का जो साम्राज्य था वो कैसा था। ठीक है। उसके बाद में एक फाइयान नाम का चाइना से एक ट्रेवलर, चाइनीज यात्री भारत में आया। ठीक है। उसने क्या किया, वो हमारे भारत में क्यों आया था, सारी बातें डिस्कस करते हैं। देखिए फाइयान हमारे भारत में आया और वो 9 साल तक हमारे देश में रहा। 9 में से 6 साल वो गुप्ता एम्पायर में रहा। सबसे बड़ी बात है ये कि 9 में से 6 साल उसने अपने गुप्ता एम्पायर में बिताए। आप नोट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा जो अपना टाइम पीरियड है उन्होंने गुप्ता के टाइम पे ही, गुप्ता एम्पायर के वहीं पे बिताया। और इससे दूसरा फिर क्या है, देखिए वो आए कैसे थे, वो लैंड से, लैंड के थ्रू आए थे। ठीक है। किधर से, कोट्टम, काश्तगार, गांधारा, पंजाब, इधर से होते हुए। ठीक है। ये साइट का नाम इतना जरूरी नहीं है याद रखना।
ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने उन सभी जगहों पे विजिट किया है फाहियान ने, जिन जगहों जो जगह बुद्धा से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वो भारत में आए ही इसीलिए थे, लैंड ऑफ बुद्धा को देखने के लिए। और बुद्धा के से रिलेटेड जो लिखा गया था, मनुस्क्रिप्ट जो थे, हस्तलिखी जो हस्त लिखा हुआ था, जो भी, वो सब कलेक्ट करने के लिए वो आए थे। उनका मोटिव कोई पॉलिटिकल अफेयर नहीं था, मेन मोटिव उनका रिलीजन ही था। जो प्राइमरी उनका उद्देश्य था वो रिलीजन ही था। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट बात आपकी नोट करने की वो ये है कि फाहियान ने जो गंगेटिक वैली है उसको लैंड ऑफ ब्रह्मानिज्म कहा है। ठीक है, लैंड ऑफ ब्रह्मानिज्म। ठीक है, कि ब्रह्मानिज्म जो है उसकी धरती कहा है गंगेटिक वैली को। और गंगेटिक वैली आपको पता है कि जहाँ पे मगध का जो एरिया पड़ता है ये सारा गंगेटिक वैली का एरिया है। ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट हैं ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब हम फाहियान के बाद में बात करते हैं। देखिए, कुछ पिलर मिले हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर आपको पता है, कोई भी राजा अपनी यादें या उस राज्य उस साम्राज्य के बारे में अगर जानना हो तो वो पिलर ऐसे स्थापित कर देते थे कि उस साम्राज्य के बारे में वो सब आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगी कि क्या था क्या नहीं था। तो देखिए, मेहरौली का जो आयरन पिलर है वहां पे आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं उनके अचीवमेंट देखने को मिलेंगे। और इलाहाबाद में जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें समुद्रगुप्त जो हैं गुप्ता साम्राज्य के सबसे बड़े राजा हैं, ग्रेटेस्ट रूलर हैं ये गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, तो वहां पे आपको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में जो समुद्रगुप्ता हैं उनके बारे में एक डिटेल्ड अकाउंट मिलेगा उनके साम्राज्य का, कि उन्होंने क्या कुछ किया। ठीक है, और देखिए गाइस, जो ये कॉइन गुप्ता जो थे इनके जो कॉइन होते थे, सिक्के होते थे, उस पे गुप्ता जो किंग होते थे उनके फोटो, और जैसे अश्वमेध सेक्रीफाइस जैसे समुद्रगुप्त ने किया था अश्वमेध यज्ञ, तो उसके भी घोड़े के फोटो आपको देखने को मिलेंगे। और समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत फैला दिया था, बहुत कॉन्क्वेस्ट किया था इन्होंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखिए, जो फाउंडर है गुप्ता डायनेस्टी के वो हैं श्री गुप्ता। नोट कर सकते हैं आप, श्री गुप्ता हैं गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है, उनके बाद में घटोत्कच आए, और देखिए इनको फिर दोनों को महाराज कहा गया। और उसके बाद में जो राजा आए चंद्रगुप्त फर्स्ट आए, और चंद्रगुप्त फर्स्ट को वही पहले ऐसे राजा हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट जिसे महाराजाधिराज कहा गया, मतलब राजाओं का राजा, द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहा गया। ठीक है, आप देखिए श्रीगुप्ता आपको पता होना चाहिए जो फाउंडर हैं, घटोत्कच का कोई इतना वैल्यू नहीं है, आपको श्रीगुप्ता पता होना चाहिए। और महाराज धीराज किसको कहा गया? चंद्रगुप्त फर्स्ट को ये कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस साम्राज्य को अपने जो उनकी कॉन्क्विस्ट हैं, ठीक है, जो उन्होंने अनेक्स्ट की थी बहुत सारी टेरिटरी, इसी वजह से उनको महाराज धीराज कहा गया। उनकी शादी कहाँ हुई, क्या बच्चे हुए, कोई मतलब नहीं है, हमें कोई शादी वादी में नहीं जाना है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है गाइज, उसके बाद में बात करेंगे हम समुद्रगुप्त के बारे में। तो देखिए समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के बहुत महान रूलर हैं, और इनके बारे में हम बता चुके हैं कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इनके साम्राज्य के बारे में डिटेल्ड इनका जो राज रहा है उसके बारे में आपको उल्लेख मिलेगा। और इनके 3 मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट रहे हैं, उसकी हम बात करेंगे। क्यों करेंगे वो आपको अभी पता चल जाएगा कि हमने क्यों उसकी बात की है। देखिए पहला पॉइंट ये है, इन्होंने नॉर्थ इंडिया में जो रूलर हैं उनके अगेंस्ट में मिलिट्री मतलब कैंपेन चलाया। दूसरा जो है जिसको कहते हैं दक्षिण पथ या फिर साउथ इंडियन रूलर्स के खिलाफ। और थर्ड की अगर बात करें तो जो नॉर्थ इंडिया में रूलर बच गए थे उन्हीं के खिलाफ। ठीक है, क्या खिलाफ क्या है ये? देखिए पहला जो उनका एक्सपेडिशन था मिलिट्री, वो ये था कि नॉर्थ इंडिया में जो नागा फैमिली से जो बिलोंग करते थे जो भी रूलर थे उन सबको इन्होंने हराया, और जो उनका साम्राज्य उनकी जो टेरिटरी थी उसको अनेक्श कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, हो गई बात खत्म। उसके बाद में बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है सेकंड, इसीलिए मैंने आपको मिलिट्री कैंपेन बताया। सेकंड में इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने बहुत सारे साउथ इंडियन रूलर के खिलाफ भी ऐसे ही एक्सपेडिशन किया, उनको हराया। नाम याद रखना नहीं है क्योंकि बहुत सारे रूलर राजा थे, जैसे महेंद्रगिरी हैं, पीतम एक पिस्तापुरा जगह है, फिर महेंद्रा उपकोशाला हैं, कोरोला के राजा हैं, नहीं याद रखना इतने नाम। ठीक है, वैसे भी बड़े अजीब से नाम होते हैं साउथ इंडियन जो राजाओं के नाम होते हैं, तो हमें उसके बारे में नहीं जानना, बस ये जानना है कि जो सेकंड एक्सपेडिशन था इनका जो साउथ इंडियन रूलर्स के खिलाफ, वो क्या था कि इन्होंने उनको जीत लिया, हरा दिया वहां के राजाओं को,
लेकिन उनका जो एरिया था, उनका जो साम्राज्य राज्य था, उनको अपने में शामिल नहीं किया। उनको हराने के बाद वापस दे दिया कि तुम ही रखो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि देखा कितनी पावर है हम में, मतलब अपनी सुजेरेनिटी जो है उसको एक्नोलेज करवाना चाहते थे कि हमसे महान नहीं है कोई यहाँ पे, ये दिखाने के लिए। और थर्ड अगर स्टेज की बात करें तो वो ये है कि नॉर्थ इंडिया में फिर अगर कोई राजा बच गए थे, कोई टेरिटरी बच गई थी, तो इन्होंने उनको एलिमिनेट करके और अपने में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए कि जो समुद्रगुप्त हैं इनके टाइम में, देखिए समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था ना, वो अपर गंगटिक वैली है, उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, सेंट्रल इंडिया है, वेस्टर्न पार्ट है बंगाल का, ईस्टर्न पार्ट, सारा मतलब इन्होंने फैला दिया काफ़ी। ठीक है, और साउथ इंडिया की बात करें तो जैसे कुछ स्टेट हैं जैसे कि शाका कुशाणा, ये लोग वहाँ पे थे, है ना। तो वो भी एक तरह से इनसे इन्फ्लुएंस तो था उनके ऊपर, क्योंकि इनको पता था इन्होंने बहुत सारे राजाओं को वहाँ पे हराया था, इसी वजह से। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनको कविराज भी कहा गया। कविराज क्यों कहा गया इनको? इनको कविराज इसीलिए कहा गया क्योंकि ये इनका म्यूजिक में इंटरेस्ट था, और इनके जो सिक्के होते थे उन पे आपको वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका पिक्चर भी देखने को मिलेगा। इससे पता चलता है कि इनका इंटरेस्ट म्यूजिक में कितना है, और ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, और उस टाइम पे ये मतलब प्रमोट भी करते थे संस्कृत लिटरेचर और उसके लर्निंग्स को। ठीक है, और देखिए इनके टाइम पे एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है वशबंधु, वो भी थे, तो आप ये नाम याद रख सकते हैं, वशबंधु जो हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड जो हैं उनका टाइम पीरियड जो है वो 380 से 415 एडी का है। एडी, बीसी, सीई, बीसी के बारे में हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा कि एडी सिस्टम क्यों आया, क्या ज़रूरत पड़ी, उसके बाद में पूरे वर्ल्ड ने कब अपनाया, क्यों अपनाया। मैंने बहुत साधारण लेमन भाषा में समझाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, उसको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है गाइस, देखिए हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करते हैं। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड हैं, उनको भी बहुत सारे टाइटल दिए हैं, जैसे कि शाकाहारी कहा गया, विक्रमादित्य कहा गया। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि उस टाइम पे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे उज्जैन जो था वो एक कमर्शियल कैपिटल, मतलब कमर्शियल सिटी बन गया था। ठीक है, अल्टरनेटिव कैपिटल भी वो लोग इसको बोला करते थे। ठीक है, तो देखिए हम अगर चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करें तो देखिए हम अगर उसके बैकग्राउंड की ऐसे बात करें कि उन्होंने अपने भाई को हराया, ऐसे किया, तो एग्जाम से रिलेटेड नहीं होता, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बात करेंगे। देखिए इनको सकारी क्यों कहा गया, सकारी, ठीक है, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, सकारी क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जो साका रूलर थे उनको हराया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा गया कि डिस्ट्रॉयर ऑफ साकाज, इसीलिए सकारी कहा गया। और ये इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया विक्रमादित्य, अपने आप को खुद ही दे दिया, मतलब हिमसेल्फ टाइटल्ड एज विक्रमादित्य। ठीक है, उसके बाद में देखिए इन्होंने भी अपने साम्राज्य को खूब वेस्टर्न इंडिया की तरफ फैलाया, जैसे कि अरेबियन सागर का जो एरिया पड़ता है हमारे, है ना, जैसे कि कैम्बे है गुजरात के इधर का एरिया जो पड़ता है, खूब इन्होंने अपने साम्राज्य को वहाँ पे फैलाया। उज्जैन की बात हम कर चुके हैं कि उज्जैन उस टाइम पे एक कमर्शियल सिटी बन गया था। ठीक है, और कॉटन क्लॉथ्स ऑफ बंगाल, इन सब का वो लोग मतलब ट्रेड करते थे, इंडिगो जैसे बिहार से, सिल्क बनारस से लेते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं है। कॉइन देखिए, गुप्ता एम्परर जो हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी के गोल्ड कॉइन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि भाई घोड़ों के चित्र हैं उनके, जो जैसे कि किसी राजा का भी उन्होंने उसको पिक्चराइज करके दिखा दिया गया। और दूसरे अगर कॉन्क्वेस्ट की उनकी बात करें तो जैसे बैक्टीरिया है, वहाँ तक भी वो लोग चले गए थे। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताइए बैक्टीरिया का जो रीज़न है वो कौन सा है? यूपीएससी एक बार 2002 या 2005 में एक क्वेश्चन पूछा था कि बैक्टीरिया रीजन कौन सा है, और जबकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एक साधारण भाषा में या फिर एक लेमन लैंग्वेज में किसी भी लेक्चर को करवाने का मतलब यही होता है कि कुछ भी आए, जैसे अभी हमारे इस चैप्टर में आएगा कि गुप्ताज को हराया, गुप्ताज को कॉन्क्वेस्ट करने के लिए आए थे हुन्स, तो हुन्स कौन थे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। मतलब आपका कुछ नहीं छूटेगा, आपको बहुत अच्छे से ब्रॉड नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है गाइज, तो देखिए अब हम बात करेंगे जो एस्टीमेट है चंद्रगुप्त के, जैसे कि चंद्रगुप्ता के टाइम पे कालिदास भी थे,
अब आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कालिदास कौन थे। ठीक है, ठीक है गाइज। अब देखिए चंद्रगुप्त सेकंड जो हैं, हम थोड़ा सा एक बार बात करते हैं इनके बारे में। चंद्रगुप्त जो सेकंड हैं, उनके बाद में कुमारा गुप्ता। ठीक है, ये सन हैं चंद्रगुप्त सेकंड के, बेटे हैं चंद्रगुप्त सेकंड के। ये भी काफ़ी मतलब अच्छे राजा थे और इन्होंने भी मतलब काफ़ी पीस शांति से अपने साम्राज्य को फैलाया और इन्होंने भी बहुत सारे सिक्के और इंस्क्रिप्शन करवाए। ठीक है, ऑल ओवर गुप्ता एम्पायर में। ठीक है, और इन्होंने भी बताया जाता है कि अश्वमेध सेक्रीफाइस किया। देखिए अश्वमेध सेक्रीफाइस यज्ञ जो किया जाता है ना, अश्वमेधा, हर किसी के बश की बात मतलब सॉरी, हर किसी के मतलब ऐसा नहीं होता था हिम्मत में कि भाई मैं भी कर सकता हूँ। बहुत फेमस राजा ही करते थे। अब देखिए सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किसने किया? चलो आप कमेंट अगर आपको पता है तो आप मेरे को बताइए, सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, वरना दो हमारे जो 50 क्वेश्चन की सीरीज आएगी जिसमें हम मौर्याज और गुप्ता के बीच में जो रहे थे, जैसे शाकाज आए थे, कुशाणा थे, कनिष्क जो कुशाणा रूलर का फेमस राजा रहा है, उसके बाद में संगमेज में चेरा चोला पांड्या, उसमें हम सब कवर करेंगे अच्छे से, कुछ नहीं छूटने दूंगा आपका। ठीक है, सब कुछ आपका अच्छे से कवर होगा। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कुमारगुप्ता था, इन्होंने जो सबसे फेमस जो काम किया वो ये था कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसका फाउंडेशन किया। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको याद रखिए कि फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा? कुमारगुप्ता के द्वारा। ठीक है गाइज, उसके बाद में हम बात करें तो देखिए एक उसके बाद में हम बात करेंगे कि जैसे देखिए हुंस आ गए थे कुमारगुप्त जो हैं इनके बाद में। ठीक है, इनके बाद में क्या हुआ, उनका जो साम्राज्य जैसे खत्म होने लगा तो उस टाइम पे एक ट्राइब आ गई, पुष्यमित्राज जिनको कहा गया, वेल्दी ट्राइब थी काफ़ी, तो वो आ गई, उन्होंने गुप्ता की जो आर्मी थी उसको हराया। फिर क्या हुआ, एक हुंस थे। हुंस क्या थे? सेंट्रल एशिया में रहने वाले कुछ नोमैडिक लोग थे। नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतू लोग, जो एक जगह नहीं रहते, ऐसे ही अपना जीवन यापन करते हैं घूमते हुए। ठीक है, जैसा एक बंजारा ट्राइब होती है कि कहीं से कहीं चले गए, कहीं से, ऐसे ही ये हुंस थे। और कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है, ईस्टर्न यूरोप भी आप बोल सकते हो, तो उस रीजन में। आप मैप देखते रहिए यार, आपको बिल्कुल कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, आपका सब कुछ बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो हुंस हैं ये आ गए और ये धीरे धीरे इन्वेड करने लगे इंडिया को। फिर देखिए कुमारगुप्ता के बाद में एक बहुत मतलब इनके जो सक्सेसर रहे हैं, सकंद गुप्ता जिनका नाम है, ये भी बहुत जबरदस्त रहे। सकंद गुप्त, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सक्सेसफुली मतलब लड़ाई लड़ी हुंस के अगेंस्ट में और उनको हराया और अपने साम्राज्य को हुन से बचाया। ठीक है, तो आप बिल्कुल याद रखिए इनका। लेकिन सकंद गुप्त की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में जो इनके सक्सेसर आए, जैसे कि पुरु गुप्ता है, नरसिम्हा गुप्ता है, फिर बुद्धा गुप्ता है, बहुत सारे ऐसे सक्सेसर आए जो कि अपने साम्राज्य को फिर हुंस इन्वेजन से नहीं बचा पाए। ठीक है गाइज, हुंस के बाद में क्या हुआ कि फिर बहुत सारे और साम्राज्य आ गए, जैसे कि यशोधर्मा है। ठीक है, यशोधर्मन है। देखिए हर्षवर्धन, जिसको जैसे हर्षवर्धन किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, कमेंट करके बताइए। हर्षवर्धन आते हैं उसके बाद में, मतलब एक फेमस की अगर बात करें तो। ऐसे करके फिर गुप्ता साम्राज्य खत्म हो गया। गुप्ताज के बाद क्या हुआ हमारी हिस्ट्री में वो हम बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, गुप्ता का सोशल लाइफ, आर्ट एंड कल्चर, ये सब कैसा था। तो देखिए अगर हम बात करें गुप्ता किंग्स की, तो उनको कुछ टाइटल हैं, आप बिल्कुल याद रखिए। उनमें से देखिए एक दो टाइटल आपको पता होना, जैसे सम्राट, चक्रवर्ती, परमेश्वरा, महाराज धीराज है, ये फेमस है महाराज धीराज, किसको मिला था? चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया गया था। ठीक है, और एक है परमा भट्टार का। ठीक है, ये आपको याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाराज धीराज है, परमेश्वरा, सम्राट, चक्रवर्ती, ये याद रखना आप। ये गुप्ता किंग को टाइटल दिए गए थे, दिए जाते थे, क्योंकि भाई वो कॉन्क्वेस्ट का इतना अच्छा करते थे, तो उसीलिए उनको उनके हिसाब से टाइटल देते थे। और उनके टाइम में एक हाई ऑफिशियल होता था जिनको बोला जाता था बहुत बार कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर या ऐसा कुछ ऑफिशियल वो लोग रखते थे, तो उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया संधि विग्रह। तो ये नाम आप याद रहे तो अच्छी बात है, वरना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। और देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो हैं कुमारामात्याज, आयुक्ताज, भुक्ति,
उपारिकाज, ग्रामिका। अब हम बात करेंगे कि कौन क्या था। अगर हम बात करें कुमारामात्याज के बारे में, तो देखिए कुमारामात्या और आयुक्ता जो हैं ये क्या हैं, ये एक तरह से इनका प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ये लोग रखते थे। ठीक है, प्रोविंशियल मतलब अपने जो स्टेट में, जैसे प्रोविंस को स्टेट ही बोले, अपने राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको ये लोग संभालते थे। ठीक है, तो आप इन दोनों का याद रखिए, कौन, कुमार, ये जो कुमारामात्याज हैं और आयुक्ताज हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर भुक्ति के बारे में, तो देखिए जो प्रोविंस है गुप्ता एम्पायर में उसको भुक्तीज कहा जाता था। प्रोविंस इन गुप्ता एम्पायर उसको क्या कहते थे, ये प्रोविंस थे भुक्तीज, ये प्रोविंस था। और अब हम बात करें उपारिकाज के बारे में, तो प्रोविंशियल जो गवर्नर होते थे उनको उपारिकाज कहा जाता था। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नर को। अब है ग्रामिका। देखिए ग्रामिका की बात करें, दो विलेज है ना, जो विलेज डिस्ट्रिक्ट में अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रामिकाज। ठीक है, वो ग्रामिकाज के कंट्रोल में होते थे। अब देखिए विश्यापति भी हैं, नागराज श्रेष्ठ हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिया कि भुक्तीज ये थे। अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, सारी चीजें नहीं रहता तो भुक्तीज याद रखिए कि ये किस क्या था भुक्ति, जैसे प्रोविंस था। ठीक है, एक दो पॉइंट ऐसे अगर आप नहीं रख सकते ना तो कुछ तो याद रखिए कि आप एलिमिनेट तो कर पाए कम से कम ऑप्शन को। और देखिए उसके बाद में अगर हम बात करें इस साम्राज्य के बारे में, गुप्ता के बारे में, तो देखिए गुप्ता साम्राज्य में आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्रीडम देखने को मिलेगी कि वहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे भी मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनका कोई रेस्ट्रिक्शन किसी पे, मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है उन पे। और पनिशमेंट भी गुप्ताज के टाइम में जब दिया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ताज में, तो देखिए इतना कोई सीवियर पनिशमेंट नहीं देते थे। ठीक है, स्पाई सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल यार आप मेंस में भी कहीं पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन या कहीं पूछा जाए तो आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं कि उस टाइम पे स्पाई सिस्टम नहीं था, जासूसी का जो सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ठीक है गाइस, तो क्या था, चोर जो होते थे, चोर उचक के, उनका कोई डर भी नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, क्या था, क्योंकि इनका सिस्टम ही ऐसा था कि मतलब एक तरह से ट्रैवलर जो थे वो अपने आप को सेफेस्ट ही फील करते थे। ठीक है, अब हम बात करें जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये धीरे धीरे जो आज भी हमारे साम्राज्य में अनटचेबिलिटी हमारे हमारे समाज में जो फैली हुई है ना, जिसको छुआछूत कहते हैं कि ये लोग ऐसे मानते हैं कि कोई किसी के घर में आ जाए तो वो लोग खाट पे जैसे बैठ गया, जैसे कि बैठने का जो भी हो, किसी के बेड में या ऐसे बैठ जाए बेड पे, घर में आ गया तो लोग उसको साफ करते, वो छुआछूत होता है। जैसे कि हमारे देश में आज भी चली आएगी, आप गाँव में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म होती आ रही है अब तो गुप्ताज के टाइम में आपको धीरे से, मतलब एक स्लोली एज ए वे में अनटचेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद में पोजीशन है, अगर वुमेन की बात करें तो वो अच्छी नहीं थी गुप्ता पीरियड में। उनको जो धार्मिक किताबें जो होती हैं वो भी नहीं पढ़ने दिया जाता था, उनसे भी रोक लेते थे, लड़कियों की जल्दी शादी कर देते थे। और बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इनको आप किसी ऐसे में भी लिख सकते हैं कि गुप्ता के टाइम में होता था, वैदिक पीरियड में क्या होता था, उसको कंपेयर करके प्रेजेंट डे से आप ऐसे एक सिनेरियो क्रिएट करके भी बता सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट आप बिल्कुल याद रखना। अर्ली मैरिज, जल्दी शादी हो जाती थी। और देखिए मोस्ट ऑफ जो गुप्ता किंग थे वो वैष्णवित, मतलब इसको फॉलो करते थे, वैष्णविज्म को। ठीक है, और जो ग्रेट जैन काउंसिल है वल्लभी में जो हुआ था, ठीक है, वो हुआ था यहीं पे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो वल्लभी में जो जैन काउंसिल हुआ था वो कौन सा काउंसिल था। ठीक है गाइज, अब हम बात करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। लेकिन देखिए ब्रह्मानिज्म का जो प्रोग्रेस हुआ है गुप्ताज के टाइम में, उससे क्या हुआ कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो आपको बिल्कुल मतलब ऐसे नेग्लेक्ट की तरह देखने को मिलेगा कि बहुत कम टाइप में हो गया है ना। इन्होंने पर्सनली ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं मिलता उचित, लेकिन मतलब नेग्लेज की तरह देखने को मिलेगा। अब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। देखिए आर्ट, वैसे तो मैंने आर्ट जो आर्किटेक्चर है वो बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ, जो फाइन आर्ट की बुक है, पोस्ट मोरियन चैप्टर है, उसमें
मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, लिंक उसका भी आपको मिलेगा मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल का, आप देख लेना वहाँ पे जाके, ठीक है। लेकिन इस तमिलनाडु बुक में जो डिस्कस किया है वो सभी हम लिटरेरी सोर्स, साइंस सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए आर्ट आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए आपको नागरा द्रविडियन स्टाइल भी देखने को मिलेगी। और देखिए नो इन्फ्लुएंस ऑफ गांधारा आर्ट इस बुक में दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको गांधारा आर्ट का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। टेम्पल है देवगढ़ में, झांसी के पास में है, वहाँ पे आपको एक गुप्ताज के बारे में अच्छा मतलब वर्क देखने को मिलेगा, गुप्ताज के टाइम का वर्क है। एक दूसरा है भितारी मोनोलिथिक पिलर है स्कंदगुप्त के द्वारा, मतलब स्कंदगुप्त के बारे में वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और एक दिल्ली में आयरन पिलर है, वो भी गुप्ताज के बारे में बहुत कुछ मतलब बताता है, उसके बारे में आपको गुप्ताज डायनेस्टी के बारे में पता चलेगा। और देखिए अब हम बात करें कि मुराल पेंटिंग है अजंता की, है ना, और जैसे अजंता है, बाघ केव हैं, तो देखिए ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल्ड में कवर करवाई हैं अनअकैडमी पे, आप जाके मेरा लिंक मिलेगा नीचे, वहाँ पे आप जाके देख लेना, ठीक है गाइज। और देखिए जो पेंटिंग है एक सिगरिया है, यहाँ पे शायद मैं कवर किया है मैंने, सिगरिया है, ये श्रीलंका में पड़ता है। वो अजंता जो स्टाइल की पेंटिंग है गुप्ताज के टाइम पे, गुप्ता का वहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आपको, तो अजंता स्टाइल का इन्फ्लुएंस आपको श्रीलंका में जो ये पेंटिंग है सिगरिया, ठीक है, तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा इनका इन्फ्लुएंस। अब देखिए गाइज हम बिल्कुल आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर चुके हैं, अब हम थोड़ा सा लिटरेचर्स एंड साइंस के बारे में बात करेंगे। देखिए आपको अगर सारा कुछ याद होता है तो अच्छी बात है, वरना आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे शूद्रक ने क्या लिखा, मृच्छकटिका है, भैरावी का कृतार्जुनिया है, डांडिन ने काव्यदर्शा लिखा, वरा मीरा ने बृहद संहिता लिखा, मेडिसिन के ऊपर बुक है वाघ भट्ट की, बहुत फेमस जबरदस्त बुक है ये वाघ भट्ट की जो है। अष्टांग, देखिए इसको क्या बोला जाता है, अष्टांग समृग कहा जाता है इसको, ठीक है, मतलब समरी ऑफ 8 ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन। और देखिए मेडिसिन के बारे में 3 ट्रायो हैं, एंशियंट इंडिया की बात करें मतलब 3 ऐसे फेमस मेडिसिन मतलब ऐसे जबरदस्त आयुर्वेदा रहे हैं हमारे देश में, जिनमें है चरक और सुश्रुता और ये वाघ भट्ट। वाघ भट्ट जो है ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे थे, और जो चरक और सुश्रुता हैं ये गुप्ता से पहले थे, गुप्ता में नहीं थे, गुप्ता साम्राज्य से पहले थे। अगर आपसे पूछे चरक और सुश्रुता के बारे में तो आप बता सकते हैं कि ये गुप्ता से पहले थे, लेकिन वाघ भट्ट जो है वो गुप्ता मतलब ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड में था। अब देखिए हम आर्यभट्टा की अगर बात करें तो देखिए आर्यभट्ट ने भी बहुत फेमस, जैसे आर्यभट्टिया एक किताब लिखी है, ऐसा ही नाम है आर्यभट्टिया, 1499 में लिखा था वो किताब आर्यभट्टिया, उसमें आपको मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानकारी मिलेगी। और देखिए मैंने इतना डिटेल में जानना नहीं है, बस जो जिस बुक का मैंने डिस्कस किया है वो आप बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, कहीं पे पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सी बुक किसने लिखी है। संस्कृत देखिए बहुत प्रोमिनेंट लैंग्वेज बन गई थी, इससे क्या हुआ कि देखिए एक फेमस है जैसे कालिदास ने लिखा शकुंतला है, फिर ये जो है मालविका अग्निमित्रा है, विक्रम और वर्षिया है, रघुवंशा है, और जैसे मेघदूत है, ऋतु संहरा है, फिर ये है कुमारा संभवा है। तो देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है कि देखिए 2 तो हैं प्लेज, जो है मालविका अग्निमित्रा, और दूसरा जो है विक्रम और शिवा, ये है प्लेज। प्लेज के और ड्रामा में क्या अंतर होता है, देखिए शकुंतला जो है ना ये वर्ल्ड फेमस ड्रामा है, ठीक है, और ये जो है मालवी अग्निमित्रा और ये जो विक्रम और शिवा है जो ये है प्लेज। ड्रामा और प्लेज में अंतर ये होता है कि ड्रामा एज इट जो टर्म है वो थिएटर से रिलेटेड है, और प्लेज जैसे कि कोई स्टेज पे आके हमें दिखाता है, जो परफॉर्म नहीं करते स्टेज पे आके, तो प्लेज वही होते हैं, ठीक है। और देखिए ऋतु संहारा और मेघदूत जो हैं, ये लास्ट के जो 2 हैं ऋतु संहारा और मेघदूत, ये जो हैं ये लिरिक्स हैं, ठीक है। और फिर बच क्या गया, बचे हैं जो 2 जो हैं रघु वामसा और कुमार संभवा, ये है इपिक। इपिक का आपको पता है महाकाव्य जो होते हैं वो ये, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और देखिए कुछ भी जो 2 चैप्टर हमारे छूट गए हैं अभी कवर नहीं करवाया है, उसका इसी लेक्चर के बाद एक क्वेश्चन फॉर्मेट में आएगा,
तो आपका कुछ भी नहीं, आपको फील होगा कि आपका बिल्कुल कवर है। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनके बारे में इतना अच्छे से डिस्कस करें, और ज़्यादातर लोग उसका इंटरेस्ट भी, बहुत सारे एस्पिरेंट तो एंशिएंट और मिडवल हिस्ट्री को स्किप भी कर देते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपके पास टाइम हो ना, तो स्किप करना कोई मतलब अच्छा डिसीजन नहीं होता है। अगर टाइम है तो आपको वो चीज़ कवर कर लेनी चाहिए। ठीक है गाइस। और जो भी आपको लगे, आपका कोई सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो, वो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट या फिर मेरे को मेल कर सकते हैं। नीचे आपको मेल आईडी भी मिलेगा। और देखिए, जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे डार्क एज की, कि मौर्याज और जो गुप्ता का पीरियड है, उसके बीच का जो पीरियड है उसको डार्क एज हम क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि देखिए यार, इतना सब डेवलपमेंट हो गया कि भाई क्रिश्चियनिटी का इंट्रोडक्शन हो गया, क्रिश्चियन जो आ गया। अब आप याद रखिए क्रिश्चियन कब आया। ठीक है, मैंने क्रिश्चियन एडी बीसी के बारे में भी बताया। अगर आपने मौर्याज और गुप्ता अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। और देखिए, साकाज, कुशाना, कनिष्काय, उसके बाद में तमिल एक तरह से जो एरिया है वहाँ पे चेरा चोला पांड्या जी, ये लोग जो उभर के आए, है ना, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के एरिया में, और बहुत सारे वर्क हुए हैं। तो इन सब की वजह से हम इस टाइम जो पीरियड है इसको हम डार्क एज नहीं कहेंगे। ठीक है गाइज। अब देखिए, हम अब कुछ जैसे कि कुछ क्वेश्चन हैं वो आपके इजीली कवर हो जाएंगे। जैसे कि गुप्ता जो है वो एज कब से स्टार्ट मानी जाती है? जैसे 320 एडी का जो पीरियड है। जो फाउंडर है नालंदा यूनिवर्सिटी के, कुमार गुप्ता, आपने अच्छे से पढ़ा है तो। और जो फिजिशियन है ना, गुप्ता की जो एज में, वो कौन थे? चलो आप कमेंट करके बताइए कि फिजिशियन कौन थे गुप्ता के टाइम पे। ठीक है, आप बिल्कुल, आपको पता होगा कि फिजिशियन कौन थे गुप्ता के टाइम पे। ठीक है गाइज। और उसके बाद में है जैसे कि फाउंडर हैं गुप्ता डायनेस्टी के, श्री गुप्ता हैं, हम बात कर चुके हैं। और जो बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं वसुबंधु किसके टाइम में थे? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा है, और पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आप A4 साइज का पेपर रखिए और पेन, और जो भी मैं अलग से कुछ बताता हूँ तो आप उस चीज़ को नोट कर लीजिए। सकारी जो टाइटल दिया गया वो किसको दिया गया था? और जो इपिक है कालिदास, दो जो इपिक हैं वो कौन कौन से हैं? फिर जो ये जो बुक है बृहत संहिता, ये किसने लिखी है? ठीक है। तो और जो देखिए, यहाँ पे कुछ आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग भी देखने को मिलेगा कि मृच्छकटिका किसने लिखा है, मेघदूत किसका क्या है। वो सब आपका इजीली कवर हो गया होगा और हो जाएगा भी। क्योंकि देखिए, हो गया होगा इन द सेंस कि अगर आपको याद अभी नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करना कि जब आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आप एक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, और आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको नोट कीजिए। मैं यहाँ पे इसीलिए नहीं पढ़ा रहा कि आप बार बार ये लेक्चर देखें। एक बार देखो, नोट करो, एक दो पेज में नोट करो, और फिर हमेशा के लिए चाहे वो वीडियो दोबारा मत देखना। ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज, इन्हीं सब चीज़ों को लेके और हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।